Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about स्वामी विवेकानंद. वैसे तो मुझे कोई खास ज़रूरत लगती नहीं है इस टॉपिक को डिस्कस करने की, क्योंकि हर एक बच्चे को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके आइडियाज़ क्या थे और उनके आइडियाज़ किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल थे. बट उनकी लाइफ का एक एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी कम डिस्कस किया गया है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे. वो है उनके पॉलिटिकल आइडियाज़. वो कभी पॉलिटिकल लाइफ में नहीं आए, बट उनको पॉलिटिक्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने व्यूज़ शेयर किए कि किस तरीके से एक नेशन होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें काम करनी चाहिए, इंडिविजुअल की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. तो जो उनके ये व्यूज़ थे आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. तो उस व्यूज़ पे चलने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स. सो ही वॉज नोन एज स्वामी विवेकानंद आफ्टर 1893. 1893 के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगा, बट उनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था. 1893 में वो शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में गए और वहां पे उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो है वो अपना नाम अडॉप्ट किया. ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस के वो चेले थे और उन्हीं के नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है उसे भी फाइंड किया. अब आइए चलते हैं उनके पॉलिटिकल आइडियाज की तरफ, जो आज के हमारे इस डिस्कशन का प्राइम टॉपिक होने वाला है. सो ही वॉज अ ट्रू ह्यूमनिस्ट. ट्रू ह्यूमनिस्ट किसको कहते हैं हम? जो ह्यूमन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे. हमने कई फिलोसोफर्स ऐसे देखे जो ह्यूमन को काफी ज्यादा विकेड मानते थे, ग्रीडी मानते थे, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, जिसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है. उन्होंने डिवाइन जो राइट्स हैं वो ज्यादा बताए कि डिवाइन इस तरीके से काम करता है, ठीक है. बट यहां पे ह्यूमन को ज्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दी. उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ह्यूमन से बड़ी हो. ह्यूमन अपनी कैपेबिलिटीज को जाने, अपनी कैपेबिलिटीज पे काम करना चालू करे. एक इंसान तब तक इंसान रहेगा, मैन विल बी मैन अंटिल ही इज वर्किंग अपॉन हिज कैपेबिलिटीज. वो अपनी जो भी योग्यता है उनसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है. हमारा काम है हमारे इंटेलेक्ट को डेवलप करना, हमारे नॉलेज को डेवलप करना, स्पिरिचुअली और मॉरली आगे बढ़ना. तो ये सारे गोल्स बताए गए ह्यूमैनिटी के, ये सारे गोल्स बताए गए मानवता की, जो कि स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखे. उन्होंने कहा कि इंसान कभी भी गलत से सही की ओर नहीं जाता, वो सिर्फ सही से सही की ओर जाता है. समझने की कोशिश करते हैं कैसे. उनका मानना था कि देयर इज अ लोअर ट्रूथ एंड हायर ट्रूथ. जो आज चीज हमने जानी है उसके परे भी कोई सत्य है जो हमें आने वाले वर्षों में मालूम चलेगा. उस सत्य को ढूंढना ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा काम है. उनका मानना था कि अगर दुनिया की सारी वेल्थ एक तरफ रख दी जाए, ठीक है, तो भी मैं सबसे वैल्यूएबल एसेट मानूंगा एक इंसान को. इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान के पास एक्सट्रीम पावर है. जब वो पावर यहां पे डिनोट कर रहे हैं तो वो कहना चाहते हैं कि ऐसी पावर जो ह्यूमन इमेंसिपेशन के काम में आएगी, जन उद्धार के काम में आएगी, ना कि लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए. यहां पे उन्होंने कहा ना रेस, ना रिलीजन, ना जेंडर, ना किसी भी तरीके की और कोई आइडेंटिटी किसी भी इंसान के ऊपर बैरियर है, उन्हें इंफीरियर और सुपीरियर नहीं बनाती. यहां आप पढ़ पा रहे होंगे कि मैन 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 लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट ओनली मैन, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग. ये उस तरीके से सिर्फ लिखा गया है. ये उनके व्यूज थे. उनके व्यूज कितने ज्यादा हम बोल सकते हैं इसके सपोर्ट में थे कि ह्यूमन को कैपेबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए, ये उनके कुछ स्टेटमेंट से हमें मालूम चलता है. उन्होंने ये तक कहा कि अगर किसी भगवान को या किसी फरिश्ते को कंप्लीट बनना है, परफेक्ट बनना है, तो उन्हें क्या पहले मानव अवतार लेना पड़ेगा, उन्हें ह्यूमन फॉर्म लेनी पड़ेगी. उनका मानना था कि ह्यूमन फॉर्म जो है वो एक अटमोस्ट स्टैंडर्ड है, सबसे ऊपर के लेवल की बात है कि अगर आप ह्यूमन बन गए तो फिर आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं. तो ये उनका स्टेटमेंट था इसके रिलेटेड. उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे वेल्थ दे दो, आप सारी वेल्थ एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ सिर्फ ह्यूमंस रख दो, ह्यूमंस विल बी मोर वैल्यूएबल. ह्यूमंस की ज्यादा वैल्यू होगी. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा वैल्यू करते थे वो ह्यूमंस को, ठीक है. जो हम बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल ओरिजिन वाले जितनी बात करते थे, भगवान की जितनी बात करते थे फिलोसोफर्स, उनसे भी आगे जाके इन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है ह्यूमन, और ह्यूमन को अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी. अब आइए समझते हैं उनके व्यूज ऑन वर्ण आश्रम. मैंने अभी तो आपको बताया कि कोई भी तरीके से रेस, रिलीजन, कास्ट में वो बिलीव नहीं रखते थे, वो कुछ किसी भी तरीके का विश्वास नहीं रखते थे उसमें.
तो ये मैं कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हो रहा हूं? तो समझिए, उनका मानना था ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं, इनका हिंदुइज्म में एज सच कोई भी रिलेशन नहीं, कास्ट सिस्टम का एज सच हिंदुइज्म से के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं, बट इसका एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, वो है सोसाइटी के साथ, वो है हमारे समाज के साथ। ये सारी चीजें लेबर के डिवीजन बताती, ये सारी चीजें ये बताती है कि रूल कौन किस हिसाब से कर रहा है। सो ये सोसाइटी का जब डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। उन्होंने कहा कि एक पीरियड आया था जब एक सेक्शन रूल कर रहा था, एक वर्ण रूल कर रहा था, फिर आने वाले टाइम पे दूसरे वर्ण ने रूल किया, फिर दूसरे, और अब जब आगे समय आएगा तो शूद्राज रूल करेंगे। ये साइकिल क्या थी, ये कास्ट की साइकिल क्या थी, इसे डिटेल में समझते हैं। तो उनका मानना था कि ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर पहली स्टेज जो है उसके अंदर ब्राह्मण्स रूल करेंगे, उनका रूल होगा। इसकी मेरिट ये होगी कि साइंस की फाउंडेशन आएगी, नॉलेज जो है वो स्टार्ट होगा। बट ये नॉलेज कहां तक सीमित रहेगा, उसकी डीमेरिट क्या होगी, ये नॉलेज सीमित रहेगा सिर्फ ब्राह्मण्स तक, सिर्फ एक सेक्शंस तक। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा क्षत्रियज रूल करने लगेंगे, ठीक है, मोनार्की आएगी, और उसके रूल का क्या बेनिफिट होगा कि सोसाइटी और कल्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। हमने ये चीज देखी है गुप्ता एरा की, जब हम बात करें सोसाइटी और कल्चर काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उन्होंने जो है खोली। बट इसकी डीमेरिट ये है कि ये काफी ज्यादा क्रूर होते हैं, क्रूर होते हैं अपने अप्रोच में, क्रश कर देते हैं इंडिविजुअल आइडियाज को। तो ये इसकी डीमेरिट है। उन्होंने हर एक रूल की मेरिट और डीमेरिट दोनों बताई। अब इसके बाद कौन आएंगे? जी हाँ, इसके बाद आएंगे वैश्य। वैश्य ने रूल किया, जी बिल्कुल किया। एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ट्रेडिंग रूल के थ्रू ही आई थी, वो ट्रेड ही कर रही थी। बट धीरे धीरे जो मर्केंटाइल ट्रेड था वो किस तरीके से हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल बन गया, तो वो चीज समझिए। यहां उनका कहना था कि इस दौर के अंदर एजुकेशन काफी ज्यादा फलेगा फूलेगा, ठीक है, कल्चर भी काफी ज्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। बट इसकी दिक्कत यह है कि बिजनेस जो काम करता है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। पर क्या सोसाइटी में सारी चीजें प्रॉफिट के अनुसार चलनी चाहिए? अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं करूं, वरना ना करूं। बहुत बार हमें जन कल्याण के लिए भी काम करना पड़ता है, एक स्टेट को जन कल्याण के लिए भी काम करना पड़ता है, पर वो नहीं करेंगे। कौन? वैश्य, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। तो ये उन्होंने डीमेरिट बताया कि काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगा यहां पे रूल। फिर उन्होंने बताया कि चौथा रूल जो आएगा वो आएगा शूद्रास का, दैट इज लेबर क्लास का। उन्होंने अपनी एक भविष्यवाणी भी दी जिनमें उन्होंने कहा कि ये जो है रशिया और चाइना में आएगा। जब मैं भविष्यवाणी कह रहा हूं, ये उनका एक लॉजिकल कंक्लूजन था, उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट मत कर दीजिएगा। वो सही भी हुई। क्यों? दोनों जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, दोनों जगह लेबर रूल आए। बट उन्होंने यहां पे एक डीमेरिट बताया कि यहां पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा, जो जीनियस लोग हैं उनमें डिक्लाइन होने लगेगा। बट मेरिट इसका यह है कि कंफर्ट सबको मिलेगा, सबके लिए ऐशो आराम होंगे, सबको खाने के लिए मिलेगा, सबको रहने के लिए मिलेगा, हर एक की नीड फुलफिल होगी। अब यहां पे ये चीज समझिए कि एकदम से ज्यादा सोशलिस्ट नहीं थे वो अपने अप्रोच में। मैं उन्हें कहता हूं हाफ हार्टेड सोशलिस्ट। क्यों मैं उन्हें हाफ हार्टेड सोशलिस्ट कहता हूं, इसके बारे में समझते हैं। इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि जो सोशलिज्म है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक नीड्स की बात करता है, बट स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते थे, आध्यात्म की भी बात करते थे। दूसरा रीजन उनका यह था कि जब हम मटेरियल नीड्स को ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जाना है तो अपनी नीड्स कम करनी पड़ेंगी, अपनी जरूरतें कम करनी पड़ेंगी। बट वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो प्रपोगेट नहीं करती थी। बट उनका मानना था कि अगर मुझे चूज करने के लिए दिया जाए फिर भी मैं सोशलिज्म को ही चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि इट्स बेटर टू हैव अ हाफ लोफ ऑफ ब्रेड रादर देन नो ब्रेड। भूखे पेट से अच्छा है कि कुछ तो मिले। तो सोशलिज्म जो है उसमें दिक्कत थी, उन्होंने माना बहुत सारी दिक्कत है, बट ये जो है ये कंसिडरेबल है बाकी दूसरे ऑप्शन से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद के आइडियाज थे। अब ये हमें आइडियाज कहां से मिलते हैं, कौन सी जगह से मिलते हैं? तो ये उनके कुछ वर्क्स थे जिनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। आप इन्हें कोट कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का ये वर्क था जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा गया था। उसके अलावा जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी किताब या कौन सा वर्क जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। So this was all about Swami Vivekanand. I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching. If you like this video lecture, please like, share and subscribe. Thank you very much.